सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए हम लेकर के आ चुके हैं आपके भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 11वीं के, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर से कर लेने हैं। आपका जो सिलेबस है, देखिए मैं सिलेबस पिछले वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स का आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर आने हैं। देखिए ये सारे चैप्टर आपके फिजिक्स में पूछे जाने हैं, तो ये सारे चैप्टर आएंगे आपके। चलिए देख लेते हैं। 2 अंक, 3 अंक व 4-5 अंक सभी के सभी क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट करवाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकीय क्वेश्चन बन सकता है। अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं ना। किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग, है ना। किसी कोई गतिशील वस्तु है, उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। तो ये आंसर इसका कंप्लीट रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में आपको बता दूं कि पूछा जाता है कि प्रक्षेप सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो वो भी आपको कंप्लीट करना है ना। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं देख लेते हैं। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से, है ना, भिन्न किसी जो कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु या पिंड है, उसे प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में या किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है ना। ऊर्ध्वाधर फेंक दिया या फिर किसी अन्य दिशा में कहीं भी फेंक दिया है ना, फेंका जाता है, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण, है ना, के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। इस गति में प्रक्षेप गति, इस गति को ही प्रक्षेप गति कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ना। हमने कोई पिंड ऊपर फेंका है ना, ऊर्ध्वाधर फेंका या फिर किसी भी दिशा में फेंका है ना, तो वह पिंड क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य करता है और वहाँ पे ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ वापस पृथ्वी पर किसी स्थान पर आकर के गिर जाता है ना। तो यही यहाँ पे प्रक्षेप गति कहलाती है। हमने कोई पिंड ऊपर फेंका या फिर कहीं भी फेंका है ना, तो वो वस्तु क्या होती है, वो वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा के अधीन तल में एक वक्र पर गति करती हुई कहाँ पे आती है, पृथ्वी के किसी स्थान पर गिर जाती है। यही आपके यहाँ पे प्रक्षेप गति हो जाती है। आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, बल का एसआई मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, और अगर 2 नंबर में पूछ लिया तो आपको कंप्लीट तो होना ही चाहिए, है ना। देख सकते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विमीय सूत्र MLT-2, ये आपका आंसर रहेगा इसका, है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर घर्षण किसे कहते हैं ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं, है ना। आपका जो समतल में गति वाला चैप्टर है, गति के नियम, इनमें से ये क्वेश्चन है आपका, तो घर्षण से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण परस्पर संपर्क में 2 पृष्ठों के बीच लगने वाला वह बल जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्शीय लगता है ना, संपर्क पृष्ठ के स्पर्शीय लगता है। जैसे कि मेरी उंगली है ना, जो इस स्क्रीन पे चल रही है ना, तो ये जो इन दोनों के बीच जो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच संपर्क हो रहा है ना। इस पृष्ठ और मेरी उंगली के बीच क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। देखिए ये घिसा हो रहा है ना, तो यही अपेक्षिक गति का विरोध करता है, जो वही तो घर्षण है ना। ये आंसर रहेगा इसका। इसके बाद देख सकते हैं जड़त्व से आप क्या समझते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने कंप्लीट कर ली ना, तो बहुत अच्छे अंक अपने एग्जाम में लाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जड़त्व से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह भ्रामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है ना। तो जड़त्व का आपको पहला नियम भी सीखना है, मतलब न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना वैसे। तो ये तो आपको सीखना ही कि जड़त्व होता क्या है, फिर ही आप जो है वो गति के नियम अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह भ्रामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु है, उसका एक ऐसा गुण होता है जड़त्व, है ना, क्या करती है, वो भ्रामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है ना। अगर वो भाग रही है ना, तो वो रुकने का, है ना, उसमें परिवर्तन करने का विरोध करती है, तो यही तो जड़त्व कहलाता है। आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। देखिए आंसर रहेगा आपका, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है
तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है ना। कोई वस्तु है उस पर हम बल नहीं लगाएंगे ना, तो क्या होगा, उसका जो रैखिक संवेग है ना वो संरक्षित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, वो सेफ रहेगा, उसके बाद संरक्षित रहेगा, है ना। तो वही होता है ना, उस पर अगर बल ना लगाया जाए, कोई वस्तु है, निकाय है, इस पर अगर हम बाहर से बल ना लगाएं तो क्या होता है, उसका कुल रैखिक संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। यही तो कहते हैं संवेग संरक्षण नियम। घर्षण से होने वाले हानि तथा लाभ बताइए। देख सकते हैं यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। लाभ रहेंगे घर्षण के कारण भोजन चबाया जाता है, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। देखिए मोस्ट 2 लाभ हो गए ऐसे जो कि आपकी लाइफ से पूरी तरह से रिलेट करते हैं, आपको भूलने के कोई चांस नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे मशीनों की दक्षता कम होना, मशीनों के कल पुर्जे का घिस जाना। देखिए आपके घर में कोई भी मशीन है या फिर किसी कारखाने में कोई भी मशीन है, अगर उसके कल पुर्जे या पार्ट एक दूसरे से घिस रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल ही है ना, अगर आपकी साइकिल में जो गिट्टी होती है ना ब्रेक लगाने वाली, अगर वो टायर से घिस रही है ना, तो वहाँ पे घर्षण तो हो रहा है लेकिन उससे आपकी हानि हो रही है, आपके टायर घिस रहा है साथ में, है ना, वो रिम पे ना जा करके टायर पे घिस रही है तो आपकी हानि हो रही है। तो इस प्रकार से इसका याद रख सकते हैं आप। तो ये लाभ हो गए इसके घर्षण के और ये हानियाँ हो गई, है ना, याद रखेंगे। इसका PDF आपको कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, है ना। देख सकते हैं क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते वक्त अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। आंसर रहेगा क्योंकि इससे समयांतराल डेल्टी अधिक होगा, है ना। तो कैच लेते वक्त हाथ पीछे करता है ना, खिलाड़ी हाथ पीछे की ओर करता है क्योंकि उसे उसमें क्या होता है, उसमें उसे समय मिल जाता है, समयांतराल जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, अधिक होगा, उसे समय मिल जाएगा थोड़ा, और चाल F का परिमाण कम होगा जिससे उसके हाथ में चोट लगने का भय नहीं होगा, है ना। चोट लगने का जो है वो भय नहीं रहेगा क्योंकि उसमें जो उसकी चाल है ना, उसका जो फोर्स लग रहा है उस तरफ से, उसका परिमाण कम हो जाएगा, उससे समयांतराल में वृद्धि हो जाएगी और चोट लगने का जो है ज़्यादा डर नहीं रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर रहेगा किसी गतिशील गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आंसर रहेगा कंप्लीटली, है ना। तो क्या रहेगा आंसर, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना, काइनेटिक एनर्जी के में परिवर्तन के बराबर होता है। आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट होते हैं, देखिए 2 प्रकार के संघट्ट होते हैं, अप्रत्यास्थ होता है कि एक प्रत्यास्थ। तो ये प्रत्यास्थ हम देख रहे हैं, वे संघट्ट होते हैं जिनमें निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उदाहरण स्टील अथवा कांच की 2 गोलियों की टक्कर, है ना, स्टील और कांच की 2 गोलियों की टक्कर, है ना। इसमें क्या होता है, संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। संघट्ट क्या होता है, संघट्ट का मतलब ही होता है 2 चीज़ों का मिलना है। देखिए जैसे एक स्टील हो गया, एक कांच की गोली हो गई, ये दोनों गोलियां जब आपस में मिलेंगी इस प्रकार से ये पास आएंगी और यहाँ पे मिलेंगी, है ना, तो ये एक संघट्ट होता है। 2 चीज़ों का मिलना संघट्ट होता है ना, 2 चीज़ों का टकराना संघट्ट होता है। ये संघट्ट आप याद रखेंगे, है ना। निकाय का संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है ना, तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, जिसमें क्या होता है, संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षित हो वो प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाते हैं ना। इसके बाद देख सकते हैं आप प्रत्यास्थ संघट्ट, दोनों में डिफरेंस भी आपको यहीं पे समझ आ जाएगा, है ना। आप प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट हैं जिनमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। देखिए पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, प्रत्यास्थ में क्या हो रहा था, मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यास्थ में हो रहा था कि संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित थे उसमें, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें संवेग तो संरक्षित है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। दैनिक जीवन में कीचड़ को छिटक कर दीवार पर चिपकना तथा गोली के लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण हैं, है ना। कीचड़ जब नीचे से छिटकेगा तो दीवार पे लगेगा, ये इसका उदाहरण हो जाएगा अप्रत्यास्थ संघट्ट का, है ना। आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर बार आता है, बिल्कुल मत भूलना। 1 न्यूटन बल वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है ना। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर
1 न्यूटन बल क्या है, जो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है ना। क्या होता है, जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करेंगे ना आप बल, 1 न्यूटन बल जब आप 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करेंगे तो उसमें बल की दिशा में क्या होता है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं मूल राशियां किसे कहते हैं। फर्स्ट नंबर के चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, कोई मतलब नहीं है भैया जहां जाना जाओ, है ना, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं ना। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, याद रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है ना। शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। देखिए, तो किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। देखिए, ये हो गई सिंपल सी छोटी सी परिभाषा, है ना। कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं, है ना। या ये दूसरी परिभाषा हो गई। लेकिन आप याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सीधी बात है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो कार्यकर्ता तो आप हैं ही, कार्य कर रहे हैं, है ना, ये याद रखिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वाट होता है शक्ति का, है ना। और यहाँ पे विमीय सूत्र शक्ति का दिया गया है, आप याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पोर्शन के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। देखिए, सबसे सरल है यहाँ पे, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण होता है ना। यांत्रिक ऊर्जा से यहाँ पे गतिज ऊर्जा ऐसी चेंजेस होते हैं उसके, है ना। तो ये यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा का केवल एक दूसरे से एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है ना। उसे बनाया भी नहीं जा सकता, उसे ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। तो ये आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है। इसके बाद देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। आंसर रहेगा आपका, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, है ना। दो वस्तुएं आप ले लीजिए, एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित होंगी, है ना। तो यही तो कहता है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, उनके आकर्षण का जो गुण है वही तो गुरुत्वाकर्षण है ना। तो बल उनके पिंडों के, है ना, जो दो वस्तुएं हैं, दो पिंड हैं, यहाँ पे हमने ले लिए दो पिंड, बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। सार्वत्रिक नियम की बात कर रहा था, सॉरी मैं कुछ और बताने लगा था, मैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा आपको बताने लगा था, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण तो आपको याद हो ही गया, है ना, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। साथ ही आपको सार्वत्रिक नियम याद रखना है, ये रहेगा आपका, ब्रह्मांड में स्थित कोई दो पिंड हैं, कोई दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे से आकर्षित हो रही हैं, उन एक दूसरे से आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। देखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्रव्यमान तथा भार। किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि भार स्थान बदलने पर बदल जाता है। यह जड़त्व पर निर्भर करता है, जबकि भार क्या होता है, स्मॉल जी पर वो है निर्भर करता है। एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। एसआई मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, जबकि एसआई मात्रक किसका, भार का, यहाँ पे न्यूटन होता है। आंसर रहेगा इसका, भार का न्यूटन होता है ना। इसके बाद पास्कल का नियम लिखिए। पास्कल का नियम ये आपके 6-7 नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन है। आंसर रहेगा इसका, यदि कोई द्रव संतुलन में तो द्रव पर आरोपित दाब बोले तो पास्कल, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल, है ना। इन्हीं के नाम पे ये वैज्ञानिक थे पास्कल, उन्हीं के अकॉर्डिंग दाब का यहाँ पे नाम रखा गया है, दाब का एसआई मात्रा का नाम पास्कल। उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ये पास्कल का नियम कहता है, इन्होंने दिया था। इसके बाद हुक का नियम, एक हुक वैज्ञानिक हुए थे, इनका हुक का नियम आप देखेंगे यहाँ पे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, आपको इसका पूरा का पूरा व्यंजक निर्मित करना पड़ेगा, जब आपको इसका समझ आएगा कि क्या है ना। उसके लिए आपको और वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको अन्य वीडियोस भी मिल सकें, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यास्थता
सीमा के अंदर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल, है ना, कोई वस्तु है, प्रत्यास्थता सीमा की बात कर रहा है इसमें, और सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो आपको सीखने हैं। प्रत्यास्थता सीमा पढ़ेंगे जब उसकी समझ आएगी, है ना। तो किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल, है ना, वस्तु में उत्पन्न विकृति के, अगर वस्तु पे आरोपित बल आरोपित कर रहे हैं हम, किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं ना, तो उसमें जो विकृति उत्पन्न होगी ना उसके अनुक्रमानुपाती होती है, ये यहाँ पे हुक का नियम कहता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है अगला, तापीय प्रसार क्या है। देखिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपका ऐड हुआ है तापीय प्रसार। प्रायः प्रत्येक पदार्थ गर्म करने पर, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी क्या होती है, साम्य दूरी बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनके जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है ना, साम्य दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, उनमें इंक्रीज हो जाती है। तो इसे पदार्थ का प्रसार कहते हैं ना, तापीय प्रसार, नाम ही है तापीय। जब उसे हम गर्म करेंगे ना, ताप देंगे उसको, तो वो क्या होगा, उसके जो अणु है ना उनके बीच में प्रसार हो जाएगा। प्रसार मतलब फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो ये आंसर है। इसके बाद देख सकते हैं, एक कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। आंसर रहेगा ये उसी प्रकार है जैसे कि एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, उसी प्रकार से क्वेश्चन है एक कैलोरी ऊष्मा को। देखिए ये अथवा में क्वेश्चन बन सकते हैं एक दूसरे के, है ना। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। आंसर कंप्लीट रहेगा, है ना। इसके बाद 22वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा व ताप में कोई दो अंतर लिखिए। ऊष्मा व ताप, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंकीय रूप में क्वेश्चन बनेगा इसका। यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ये मैं 2 अंकीय में बता रहा हूँ, आपको 3 ही कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर में भी पूछा गया तो कंप्लीट तो रहेगा ही, साथ ही अगर 3 नंबर में आ गया तो मिस नहीं होगा, है ना। ऊष्मा में पहला उत्तर इसका दिया गया है, अंतर यहाँ पे रहेगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा होती है ना, जो पदार्थ के अणुओं की गति से प्राप्त होती है। जबकि ताप क्या होता है, वह एक भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर और ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है, ताप, है ना। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊर्जा का भी कैलोरी होता है, कैलोरी में मापा जाता है ऊर्जा को और ऊष्मा को, है ना। तो ये रहेगा। वैसे जूल भी होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक की बात की जाए यहाँ पे तो कैलोरी होगा इसका आंसर। इसके बाद जो ताप का मात्रक होता है वो सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस में ताप को मापते हैं। इसके बाद अगला अंतर रहेगा, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके ताप, द्रव्यमान तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा पर निर्भर करता है, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए। गणितीय रूप भी नीचे दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे थ्योरी भी समझाई गई है। ऊष्मागतिकी का नियम कहता है, जब ऐसी निकाय जो बाहरी कार्य करने में सक्षम हो ऊष्मा दी जाती है, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की योग के बराबर होती है। यदि निकाय को डेल क्यू, है ना, ऊष्मा दी जाए जिससे उसके द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जाए, डब्ल्यू बोले तो कार्य किया जाए, है ना, क्यू बोले तो ऊष्मा, है ना, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर उसके ऊपर कार्य करेगा कोई व्यक्ति, ऊष्मा दी जाए उसके ऊपर कार्य करें तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि तो होगी, है ना। तो ये आंसर इसका रहेगा। इसका गणितीय रूप देख सकते हैं नीचे। इसके बाद देख सकते हैं 3 अंकीय क्वेश्चन, है ना। यहाँ से आपके 3 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, फिर 4 व 5 अंकीय क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस भी छात्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूँ कि इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप को पर मिलेगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं जल्दी ही PDF वहाँ पर डाल दूंगा। और साथ ही आपको गूगल पर सर्च करना है जानकारीटीच.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।